आज आप एनडीए के साथ हैं, यानी बीजेपी के साथ हैं, जो हिंदुत्व के राह पर चल रही है। कैसा लग रहा है कि बिहार में एनडीए की स्थापना आनंद मोहन के प्रयासों से संभव हुआ? समझे? आनंद मोहन के बलिदान की कीमत पर एनडीए बना है। यहाँ मंडल के जमाने में आप मंडल के विरोध में खड़े थे, वो मंडल के पक्ष में खड़े थे। यही लड़ाई थी आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच। हम मंडल के खिलाफ खड़े नहीं थे। इज्जत, अस्मत, खेत खलियान, मंदिर, जब ये सब लहूलुहान हुए तो आनंद मोहन खड़ा हुआ। आपने अभी ये बयान दिया है कि सावरकर पर दिया है, गोडसे पर दिया है कि हिंदुत्व, जो कट्टर हिंदुत्व है, वो समाजवाद के लिए खतरा है। हमने कहा शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। का स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने बाहुबली नेता आनंद मोहन जी। बाहुबली वाला टाइटल दूर नहीं हो रहा है आनंद जी आपसे। जो न कीजिए आप लोग। मैं एक बात श्रीकांत जी कहूँगा, नई पीढ़ी को तो छोड़िए, ये व्हाट्सएप क्लास से आए हुए हैं लोग, चाहे वो नेता हों चाहे वो आम लोग हों, लेकिन जो हमारी पीढ़ी है उसमें आप किस व्यक्ति का कि कोई कहानी, कोई लेख, कोई निबंध, आत्मकथा, कुछ भी पाठ्यक्रम में शामिल है? आज की तारीख में शायद मैं दुर्लभ प्राणी होऊंगा राजनीति का जो पाठ्यक्रम में शामिल है। और पर्वत पुरुष दशरथ सीबीएसई में शामिल है, सभी जानते हैं आप लोग। कौन ऐसा नेता होगा जिसकी किताबें संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ाता हो? कौन ऐसा नेता होगा जो मानक प्रकाशन है हिंदी जगत का, प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, राजकमल में छपता हो? बावजूद इसके हम बाहुबली हैं, बाकी लोग कलमबली हैं। नहीं तो आप वाकई आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे संस्थान से आपने डिग्री ली है, तो आश्चर्य तो यही होता है कि फिर आनंद मोहन को बाहुबली क्यों बनना पड़ा 1990 के दशक में? क्या परिस्थिति थी जिसने मजबूर किया? आपके लिए कभी आप अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जब सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई तो बतौर पत्रकार आनंद मोहन जेल गए थे। तब आप लोग शायद होंगे कि नहीं होंगे, पैदा हुए होंगे। हाँ तो पैदा ही। हाँ। तब मैं जेल गया तो फिर भी अब हम शुरू किए पत्रकारिता से क्रांति दूत, जो कोसी का लब्ध प्रतिष्ठित अखबारों पर एक व्यक्ति ने, एक नौजवान ने अभी एक पुस्तक छापी, उसमें इमरजेंसी के दौर की भी अखबारें हैं। उसमें क्रांति दूत पर एक पैराग्राफ में चर्चा है, जिसके संपादक हम हुआ करते थे और जो जेल जाने के बाद भी कंटिन्यू किया और सेल में बैठ करके संपादक किया और रिपोर्ट हम लोग तैयार करते थे, बाहर भेजते थे। और मेरे अरेस्टिंग के बाद मेरे बड़े भाई नीलम बाबू, वो उसको बजाबते व्यवस्था देखते थे। हॉकर्स पकड़े गए। जब मेरी एक रिपोर्ट छपी, बिहार का तीसरा जलियांवाला बाग त्रिवेणीगंज, तो हॉकर्स पकड़े गए। हम तो अरेस्ट हुए ही, बाद में हॉकर्स पकड़े गए ना। तो ये वो मैं जानना चाहता हूँ कि कलमबली के बाहुबली बनने की मजबूरी क्या थी 1990 के दशक में? बाहुबली को सब जानता है कि जब इसी तरह के नारे आए, भूरा बाल साफ करो, जब कहा कि कुछ नेताओं ने सदन में, विधानसभा के अंदर ये
बात उठाई कि जो आरक्षण का विरोध करेगा उस पर बुलडोजर चला देंगे, चटनी बना देंगे, तब हम आरक्षण का विरोध नहीं किए थे, कार्यशैली का विरोध किए थे। तो मंडल के जमाने में ही ना आप उभरे। हाँ बिल्कुल, तो कार्यशैली का विरोध किए थे कि ये समाजवादियों की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, ये लोहिया की कर्मभूमि है, ये जेपी की जन्मभूमि है, तो यहाँ इस तरह की भाषा लोकतंत्र में नहीं चलेगी। पप्पू यादव कह रहे हैं और कि उसके बाद मधेपुरा की घटना घटी, जो कुछ हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम उसके खिलाफ मंत्रिमंडल को लात मार के, चंद्रशेखर जी के कोटे से 2 व्यक्ति को मंत्री बनना था, रघुनाथ झा जी और आनंद मोहन, तो रघुनाथ झा जी ने ओथ लिया, आनंद मोहन संघर्ष में गए। पप्पू यादव कहना है कि मंडल के जमाने में आप मंडल के विरोध में खड़े थे, वो मंडल के पक्ष में खड़े थे, यही लड़ाई थी आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच। हम मंडल के खिलाफ खड़े नहीं थे। मैं बेबाकी से अगर खड़े रहते तो बोलता, आनंद मोहन झूठ नहीं, मैं मंडल के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। मंडल में जो, मंडल के आड़ में जो अन्याय हुआ, जो गुंडागर्दी हो रही है, अबलाओं पर, इज्जत, अस्मत, खेत खलिहान, मंदिर, जब ये सब लहूलुहान हुए तो आनंद मोहन खड़ा हुआ। कौन कर रहा था? पप्पू यादव कर रहे थे सब ना। पप्पू यादव इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, आप पप्पू यादव वर्सेस आनंद मोहन मत कीजिए। हम उस व्यवस्था से लड़ रहे थे, कोई उस व्यवस्था का इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो हम नहीं, लेकिन जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग थे और जो कहते थे चटनी बना देंगे, बुलडोजर चला देंगे, जिसने कभी कहा भूरा बाल साफ करो, हमने कहा कि भूरा बाल साफ करो का नारा नहीं चलेगा। लालू जी ने सफाई दी कि मैंने कभी नहीं कहा, आज उनके समर्थक कहते हैं भूरा बाल का साफ करो का मंत्र लेके चुनाव में जाओ। हाँ बिल्कुल, जंगली लाल मंडल का बयान आया, विधायकों का बयान आया, बुरा बाल साफ करो। बिल्कुल, तो जो मच्छर साफ नहीं कर सकता सृष्टि से, वो भूरा बाल साफ करो का सपना देखता है। हैसियत मच्छर मारने की नहीं है, खटमल को समाप्त कर देना, बड़ी तंग होते हैं हम लोग, मच्छरों से बड़ी पटना तबाह है, करे तो मच्छर मार के दिखाए। और ये कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं? हम लोग तो हैं हिमाचल में 67%, कहाँ वहाँ दलित और पिछड़े सताए जाते हैं या इस तरह के नारे लगते हैं। 50% अकेले उत्तराखंड में होंगे, राजस्थान में 12% है, जहाँ जहाँ प्रभाव हम लोगों का है, कहाँ इस तरह के नारे लगते हैं। लेकिन आनंद जी, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप समाजवादी नेता हैं, ठीक है, समाजवाद के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन आज आप एनडीए के साथ हैं, यानी बीजेपी के साथ हैं, जो हिंदुत्व के राह पर चल रही है। कैसा लग रहा है? इसलिए है कि एनडीए की स्थापना, माफ कीजिएगा, सगर्व कहेंगे कि बिहार में एनडीए की स्थापना आनंद मोहन के प्रयासों से संभव हुआ। जब आपकी बीपीपी पार्टी थी, आडवाणी जी जिंदा है, पीपुल्स पार्टी थी, हार गए थे, लालू जी प्रचंड बहुमत पाकर सत्ता में लौटे थे, नीतीश जी भी हाशिए पर चले गए, बीजेपी भी संयुक्त बिहार में हाशिए पर था, हम भी हाशिए पर चले गए। उनका आमंत्रण आया, लवली आनंद को आडवाणी जी ने कहा कि आनंद जी को बुलाइए, हम लोग मिल करके राजनीति करें। सामने कौन था? समाजवादी लोग थे सामने। आज जो ये नारा लगाते हैं भूरा बाल साफ करो, ये समाजवादियों का चरित्र है कि 4 जात को साफ कर दो। 4 आदमी को मार के बताए तो, 4 जातियों को साफ कर दो, 4 आदमी को मार के बताए। मैं चुनौती देता हूं, सवाल खड़ा कीजिएगा तो जवाब मिलेगा, और जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कौन कहता है? यहाँ कायर लोग बैठे हुए हैं क्या? भारत का संविधान और संविधान की मूल आत्मा किसी को समाप्त करने की इजाजत नहीं देता है। चाहे निर्बल से निर्बल क्यों नहीं हो, निर्धन से निर्धन क्यों नहीं हो, असहाय से असहाय क्यों नहीं हो, किसी को ये खुलेआम ऐलान करने की इजाजत नहीं देता है। और जो ऐलान करता है जवाब के लिए तैयार रहे। कैसे जवाब देंगे? जवाब जिस तरह से आएगा। 90 में शासन में थे ना, आनंद मोहन क्या थे?
साधारण एमएलए थे ना, क्यों हार गए वैशाली में? भूरा बाल साफ करने निकले, छोटी ताकत से। दिल्ली में भी आपकी सत्ता थी और बिहार में भी आपकी सत्ता थी, प्रचंड बहुमत के साथ। वैशाली के प्रांगण में लोकतंत्र की जननी में जब पटकनी दिए, तब एनडीए बना। समझे? आनंद मोहन के बलिदान की कीमत पर एनडीए बना है। यहाँ नीतीश जी हैं, ललन सिंह जी हैं, बाकी के लोग, अभी शिवानंद जी हैं, उस समय थे, वीर सिंह पटेल हैं। पूछिए, जब मैं जहाज से उतरा दिल्ली में तो वेट कर रहे थे लोग, समझौता वार्ता के लिए। जब मैं जा रहा था एनडीए बनाने के लिए, वेट कर रहे थे, जार साहब से लेके नीतीश जी से लेके सब। वहाँ चाय पी करके हम गए थे और लौट के हमने रिजल्ट दिया था। और उस समय की समता पार्टी एनडीए की हिस्सा बनी थी। आज लोग, शरद जी की पत्नी जिंदा है, रामविलास जी की पत्नी जिंदा है। दोनों भाभियों से जाके पूछिए कि जब सरफुद्दीन सोज के साथ रामविलास जी ने एक वोट से सरकार गिरा दिया था अटल जी की, और अप्रासंगिक हो गए थे, तो एनडीए में शामिल किसने किया था? किसने बुलाया था खाने पर? आनंद मोहन को। और कैसे कैसे दौड़ दौड़ के, सबसे पहले हमने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को पकड़ा। उन्होंने बातचीत की अटल जी से, वो नाश्ते पर बुलाए हमको और लवली जी को। फिर वहाँ से अटल जी ने कहा आडवाणी जी को पकड़ो। आडवाणी जी को अपने तर्क से हम समझाए कि क्यों ज़रूरत है रामविलास जी की, क्यों ज़रूरत है शरद यादव की, लंबी कहानी हो जाएगी। फिर उन्होंने कुशाभाई ठाकरे के पास भेजा। कुशाभाई ठाकरे भड़क गए, कहा कि सरकार गिराया, ये तो गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है। दूसरी बात, ये जब छोकड़ा था, यही लाइन था, तो नागपुर और जबलपुर अगल बगल है, और जबलपुर में ये प्रेसिडेंट था समाजवादी युवजन सभा का, और इसने आरएसएस को इतनी गालियां दी है आनंद जी कि इसको मरने दीजिए। रामविलास जी के बारे में नहीं, शरद जी के बारे। हाँ, इसको मत शामिल कीजिए, मरने दीजिए। ये क्या करेगा? लालू यादव के साथ वोट है, ये क्यों आएगा? तो हमने कहा कि ये स्पीड ब्रेकर के काम करेंगे। इनके पास जो छत्रप हैं वो सभी सशक्त हैं, मजबूत हैं। मैं नाम गिना के बोला कौन कौन, और इसलिए इनकी जरूरत है। आनंद मोहन। फिर कहा रामविलास जी की क्या जरूरत है? हमने कहा कि वहाँ जो दो फोर्स है, मिलिटेंट फोर्स आरजेडी में, उस समय जनता दल हुआ करता था, उसका काउंटर कौन करेगा? सवर्णों में राजपूत, भूमिहार, जहाँ कुर्मी बहुल है वहाँ कुर्मी। और आप दो, सिर्फ रामविलास जी को मत लाइए, दलितों का मिलिटेंट फोर्स पासवान है, और अति पिछड़ा में एक और मिलिटेंट फोर्स है, वो है निषाद। कैप्टन जयनारायण निषाद जी हम लोगों के प्रयास पर, मेरी सलाह पर आरजेडी से लाए गए एनडीए में। आरजेडी में थे, हरा गमछा पहनते थे। और दूसरी तरफ रामविलास जी की ज्वाइनिंग हुई। ये तो कोई सच्चाई नई पीढ़ी जानता नहीं हमारे रिश्तों को। जिस रामविलास जी को आपने एनडीए में लाने में अहम भूमिका निभाई, शरद यादव को लाने में अहम भूमिका निभाई, उन्हीं के उत्तराधिकारी आप पर बयान देते समय सोचते नहीं है? ये सबको ऐसा लगता है? ये जो भी करता हो अनभिज्ञता में, मैं उस पर कोई टिप्पणी देना मुनासिब नहीं समझ। आपने अभी ये बयान दिया है कि सावरकर पर दिया है, गोडसे पर दिया है कि हिंदुत्व, जो कट्टर हिंदुत्व है, वो समाजवाद के लिए खतरा है। हमने ये कहा समाजवादियों के योगदान को देश और दुनिया के लिए उस दिन समाजवादियों का जुटान हुआ था, रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि थी। और हमने कहा था दो बातें कि जो इस देश पर इमरजेंसी थोपा वो नहीं चलेगा, और जिसने कहा भूरा बाल साफ करो वो भी नहीं चलेगा। इसी पर चिल्पो मचा है, इसी पर बातें बढ़ी गए। इसे आनंद मोहन बोल रहे हैं, अरे तुम बोले हो
सरेआम मूल मंत्र इसको घोषित कर रहे हो। आप ये भी तो बोले कि सावरकर नहीं चलेगा, गोडसे नहीं चलेगा। हमने ये कहा, हमने एक पंक्ति से कहा, वो क्या पंक्ति? समाज, हमने कहा शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। ये मेरी पंक्ति थी। बीजेपी का तो वही एजेंडा है चुनाव का। एजेंडा हो, सबके अपने अपने लोकतंत्र की खासियत है, मत भिन्नता, मतभेद, आलोचनाएं और अनेकता में एकता। आपकी बेबाकी बीजेपी को पसंद आएगी कि आप गोडसे पर, सावरकर पर? पसंद आए, नेचर और सिग्नेचर ये घाट पर ही खत्म होता है। हम गठबंधन के अनुसार अपने लफ्जों को नहीं बदल लेंगे, अपने चरित्र का बदलाव नहीं करेंगे। नीतीश जी इसके उदाहरण हैं, उन्होंने सांप्रदायिकता से कभी समझौता नहीं किया, इसलिए हमारी मित्रता। लेकिन मांझी जी तो एनडीए के ही कुछ नेताओं के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। मांझी जी क्या कर रहे हो, मांझी जी से पूछिए ना, हमसे कहे। मांझी जी का सवाल मेरे मुंह से क्यों उतर चाहते हैं आप? मांझी जी का जो प्रश्न है मांझी जी से पूछिए। मांझी जी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। नहीं, हम भी तारीफ करते हैं। नहीं, आप तो एक बार हड़का भी दिए थे, आप तो हड़काए भी थे उनको, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ करते हैं। वो जब लगा होगा कि कुछ ऐसी, हमको याद नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात होती है तो हम चुप नहीं रहते हैं, है ना। चाहे गठबंधन के अंदर हो चाहे बाहर हो, है ना। कुछ तो बात देखिए, हम लोग चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं। चंद्रशेखर जी के बारे में किसने कहा? अटल जी ने कहा, उनकी 75वीं जयंती पर, है ना, जब अमृत महोत्सव मना रहे थे हम लोग, तब वो आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर, और उन्होंने कहा था कि 50 वर्षों, उस समय 50 वर्ष हुआ था उनकी राजनीति का, 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में मैंने लोकतंत्र के दो ही रूप देखे, दो ही पक्ष देखे, एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष। लेकिन जब भारतीय राजनीति में चंद्रशेखर का पदार्पण हुआ तो एक तीसरा पक्ष भी उनके साथ आया, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, बीच में निष्पक्ष। तो आनंद मोहन निष्पक्ष वाले। हम लोग, अब गुरुजी थे तो गुरुजी का प्रभाव तो होगा ही। इतने निष्पक्ष की कोई अपने लाभ घाटे का भी हिसाब नहीं करते। वो जब करे, देखिए लालू जी की तारीफ करना एनडीए में रहते हुए, और आरएसएस जो देखिए जो बातें लालू जी की हैं, सामाजिक न्याय के वो चैंपियन हैं। हम इसको मरते दम तक कहेंगे कि उन्होंने पिछड़ों दलितों को आवाज दी, ये सच है। ये नीतीश जी से भी पूछिएगा तो वो कहेंगे। लेकिन जिनको देख, मैं कहा करता हूँ कि ये एक विरल पुरुष थे लालू जी। हम लोग अभागे हैं कि लोकप्रियता मिली, सत्ता नहीं मिली, संघर्ष मिला, जेल मिला, फांसी मिली। तो लालू जी, उनको सत्ता भी मिला, लोकप्रियता भी मिली, दोनों एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव सवाल भी उठाते हैं, आपको हत्यारा कहते हैं कि डीएम का हत्या किए, ये किए, वो किए। कि हम कोर्ट में घसीट देंगे ना तो मुश्किल हो जाएगी किसी को भी। कोर्ट ही ने नहीं कहा हमको हत्यारा, हमको ऑर्डर गिवर कहा, भड़काऊ भाषण देने का हम पर आरोप है। अब ये संपूर्ण शिवहर में घूम घूम के बोले कि दलित का हत्यारा, जिस पर हत्या का आरोप था, उसको अपनी पार्टी का टिकट देके वैशाली लड़ाए, शुक्ला को लड़ाए चुनाव, और पजड़ा में है शिवहर। हम पर हत्या का आरोप सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है, कहता है वो प्रायोजित नहीं था, आकस्मिक था, अकस्मात सब हो गया, है ना। ये ऑन वे नहीं था, ऑन ड्यूटी नहीं था, ऑन वे था। ऑन ड्यूटी तो गोपालगंज में न होता, ऑन वे था। घटना जो हुई वो ऑन वे न। लेकिन और आनंद मोहन पर हत्या का नहीं है, भड़काने का है। नहीं तो गुस्सा तो आपको आता ही रहता है। कितना आईपीएस अफसरों पर हाथ चला दिया आपने, हड़का देते हैं किसी को भी। मारने आएगा तो
मौत सामने होगा और कोई मारने आएगा तो क्षमता भर जवाब देंगे। थोड़ा भी परवाह नहीं कर। वो सब जो 22 साल वाले आनंद मोहन थे वो अभी 70 साल में भी वही दिखते हैं, वही तेवर, वही टनाक। नहीं तो वो तो क्या कीजिएगा, इससे तो स्वाभाविक है ना। इसलिए हम लोग किसी को आज तक आगे बढ़ कर के किसी को ऐसा कोई काम नहीं किए हैं जिससे किसी को ठेस पहुँचे। और हानि की बात तो छोड़ दीजिए ना, ठेस पहुँचे ये भी प्रयास नहीं होता है। तो ठाकुरों के नेता आज भी बने। ये देश है जहाँ रावण की नहीं चली, जहाँ कंस की नहीं चली, जहाँ दुर्योधन की नहीं चली, तो आनंद मोहन की कहाँ से चलेगी, बाकी लोगों की कहाँ से चलेगी। जितना डींग हाँक दे, इसको साफ कर दो, उसको साफ कर दो, हम तो के मच्छर मारने की हैसियत नहीं है। इस बार सीधी लड़ाई है एनडीए महागठबंधन में कि त्रिकोणात्मक संघर्ष बना पाएंगे प्रशांत किशोर? नहीं नहीं, पहले भी थी, आज भी वही रहेगी। प्रशांत किशोर का कोई असर नहीं दिखाई। अब वो हम नहीं कहते हैं, अब वो अपना प्रयोग में, अपने संघर्ष में लगे हुए हैं। शुभकामना है। तो आप सुन रहे थे आनंद मोहन जी को, सारे सवालों का बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिया और उन्होंने ये तो परिचय अपना दे ही दिया कि आनंद मोहन जो पहले थे आज भी हैं, बदले नहीं हैं और किसी भी बयान देने के पहले वो लाभ और हानि का हिसाब किताब नहीं रखते हैं। जो मन में आता है, दिल में आता है, वो बेबाकी के साथ सामने रख देते हैं।